बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल और आज मैं ओरिया मकबूल जान साहब के हाँ हूँ। बहुत सारे सवालात मेरे मन में भी थे और सोशल मीडिया के ज़रिए आपने भी पूछे, तो मैंने कहा कि ओरिया साहब से आज खुलकर बात की जाए। बहुत शुक्रिया ओरिया साहब टाइम देने का। सबसे पहले बात करते हैं कादियानियों के हवाले से। आप इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं और किसी एंकर के ख़िलाफ़ इतने हमें नज़र नहीं आते? उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो समझते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 30-35 साल से उलमाए कराम उनके ख़िलाफ़ बातें करते आए हैं। रब्बा में वो जाके 7 अक्टूबर को यौम मनाते थे, जब इनको अक़लियत करार दिया गया था कुछ नहीं होता था। लेकिन मेरे मीडिया पे आने में जब मैंने पहले दिन उनको मनाया, सेकंड अमेंडमेंट का जो है वो मैं बनाया, फोर्थ अमेंडमेंट उसका मैंने यौम मनाया, तो उनके लिए बड़ा मसला बन गया और उन्होंने फ़ौरन मेरे ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी। असल मसला ये है कि मैं उनको दीन तो बात की बात है, मैं बुनियादी तौर पर उनको पाकिस्तान के आइन का मुजरम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मुल्क की बदनामी का मुजरम समझता हूँ। जब से ये हुआ है, ये उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, उस वक़्त से उन्होंने दुनिया के सामने अपनी एक बहुत मज़लूम किस्म की तस्वीर पेश करने की कोशिश की और इस मज़लूम तस्वीर के साथ उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है कि हमारे अक़ायद जो हैं उनके बारे में हमें प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पर मसला तो उनके अक़ायद का इसलिए भी हमारे लिए बहुत गंभीर है कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपने राडो की घड़ी हो और आप पूरे मुल्क के अंदर उस घड़ी का जो है वो एक चरबा जो है, एक काउंटरफीट जो बनाने की इजाज़त दें। कभी नहीं होता। प्लेजरिज्म दुनिया पूरी के अंदर जुर्म है। प्लेजरिज्म को तो आप अलाउ नहीं करते कि एक आदमी दूसरे का नावल चोरी करता है और उसका अपना नाम लिख के लगा देता है और कहता है कि मैं मेरा ये नावल है, जो मेरी नज़म है। दुनिया पूरी के अंदर तो बेसिकली कादियानियत एक प्लेजरिज्म है। इस्लाम के बुनियादी असूलों को उन्होंने लिबादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कब चढ़ाया और कहा कि हम ही इस्लाम हैं, कोई और इस्लाम नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक हुई। यानी ये पहला मज़हब है जिसके खिलाफ सारे के सारे शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, जो भी आप कह सकते हैं, अहले हदीस, सब के सब, चकड़ालवी, यहाँ तक परवेज़ी तक, सब मुत्तफ़िक हुए और उन्होंने कहा कि ये एक काउंटरफीट है। तो बाहर बात है कि काउंटरफीट के बारे में यही कहा जाता है, आप अपना कोई और नाम रख लो। और पाकिस्तान की आइन ने बुनियादी तौर पर उनको यही कहा था कि आप अपना और नाम रख लो, आप अपना नाम यहाँ नहीं रख सकते। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि ईसाइयों के बाद हम मुसलमान हैं, हम हज़रत ईसा को मानते हैं, लेकिन हम कहें हमें भी ईसाई कहो। यहूदी भी हज़रत मूसा को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम कहें हमें भी यहूदी को, तो वो नहीं मानेंगे। तो आपको इन्होंने बैन भी करवाया हुआ है, आपसे इतनी मेरे खिलाफ कंपेन बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने चलाई है। उसकी एक बुनियादी मेरे खिलाफ उन्होंने नहीं, मेरे खिलाफ वो और सेकुलर हैं, वो यूरोप में जाके मिल जाते हैं और ये दोनों का एक इत्तेहाद बन जाता है और वो यहाँ पर जाके उन्होंने फिर मुख्तलिफ कंपेन, मसलन आप ज़्यादा करने के अमेरिका में जब मेरी कंपेन मेरे खिलाफ कादियानियों के खिलाफ शुरू की, तो फरहान इस्फहानी, ये हुसैन हक्कानी की बीवी है, सेकुलर है, वो उसने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को रब्बा टाइम ने उठाया, फिर रब्बा टाइम ने पूरी दुनिया में उसको उठाया। फिर यहाँ तक कि नॉर्वे में जब मैं जा रहा था तकरीर करने, तो वो सारे के सारे कादियानी थे कि जो उस खातून जो कि जिसने इस्लाम को 23वां ताउन कहा है और उसको किताब लिखी है, उसके साथ मिल के उन्होंने वहाँ पर बंद करने की कोशिश की। तो बुनियादी तौर पर जो जिससे खौफजदा होता है उसकी कोई वजह होती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जो दज्जाली एजेंडा है, या जो यहूदी हैं, कलीसाई हैं, इनकी जो डीप स्टेट्स हैं और जो अहमदियों की डीप स्टेट हैं, या रा को ले लें, जो इनको डीपली समझते हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा देखिए, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान के हर सेकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरा दाखिला मना है। मैं बंदूक लेके नहीं जाता, कभी नहीं गया। मैं लम्स में कभी नहीं गया। लम्स में बल्कि हुआ यह था कि एक दफ़ा मुझे उन्होंने बुलाया 25 दिसंबर के ऊपर और कहा कि आप 25 कायद-ए-आज़म के ऊपर बोलना था, तो बच्चे आके यहाँ ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो उसका बेटा है दिल हाशमी, मेरा ख्याल है हमारा हाशमी फैज़ का नवासा, वो कंपेयर होगा, तो उसने कहा जब ओरिया मकबूल जान अगर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा तो उन्होंने कहा कि ओरिया साहब आपसे माज़रत, तो मुझसे माज़रत कर ली। इसी तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस में बाहर कहीं पर भी, अच्छा इंडिया में अगर गाली पड़ती है तो मुझे पड़ती है। आप कहीं भी जाके इंडिया को वेबसाइट उठा लें, जो गंदी गालियाँ देंगे वो मुझे देंगे। इसी तरह जो भी, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ डायलॉग से भी घबराते हैं, मेरे साथ गुफ्तगू से भी घबराते हैं, मेरी तकरीर सुनना पसंद नहीं करते। FC कॉलेज में जब मुझे बैन किया गया तो मुझे इस्लाम पे नहीं बुलाया गया था, मुझे बलूचिस्तान के ऊपर बुलाया गया था और ज़ाहिर बात है मैं बलूचिस्तान के इशू को सबसे बेहतर जानता था। तो अपने सारे टीचरों को फर्स्ट रॉ में बिठाया गया कि सवाल करो। जब वो सारे सवालात मैंने उनको तसल्लीबख्श जवाब दे दिए तो हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हेट स्पीच करता है। अब देखें, पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, ये बज़ाते खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कायल नहीं है।
आप खुद सोचें कि इस मीडिया के अंदर जो लोग उनकी नज़रियात के मुखालिफ उनको बुलाया नहीं जाता, कहते हैं हमने गला घूंटा इन मतलब आप मेन बड़े बड़े शोज़ देख लें। मैं ज़ाहिर बात है अगर आप ये समझते हैं कि मैं कभी जियो पे नहीं देखा मैं हाँ किसी भी जियो के प्रोग्राम में बड़े बड़े शोज आप उठा ले, सिर्फ एक दफ़ा खबरनाक में उसने बुलाया तो मज़ाहिया प्रोग्राम था, वो भी कुछ देर के लिए। किसी बड़े बड़े शो मतलब हामिद मीर का शो देख लें, आप शादिब खानदान का शो देख लें, आप कामरान खान का शो देख लें, आप डॉन का किसी शो के अंदर मेरा एक नुक्ता नज़र है, और मेरा नुक्ता नज़र इतना अनपॉपुलर भी नहीं है। चलो ठीक है यार, मैं तुम लोगों से कम दर्जे का कंपेयर हूँगा, मैं तुमसे कम हिट्स होंगे, कुछ जो भी है समझ लिया, मैं मान लिया, मैं तुम तो अगर कि सोशल मीडिया आप सबको बता देता है कि कौन कितना पॉपुलर है सब, उसके बावजूद भी अगर आप ये समझते हो कि मेरा नुक्ता नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरे नुक्ता नज़र से डरते हो, तुम मेरे नुक्ता नज़र से खौफज़दा हो। किसी शो में कभी आज तक मैंने कंपेयर तो मैंने अभी एंकर पर्सन मत बनाऊँ, इससे पहले मेरा एक 18 साल का कॉलमिस्ट कैरियर है, मेरी एक रवैया था, मेरी एक बात थी, मेरे एक नज़रिया था, उस नज़रिए के अंदर से वो 2 नंबर के जो है मतलब जिसे कम मिलम किस्म के मौलवी बुला लेंगे और ताकि उसको ज़लील करेंगे, तो ये खुद बुनियादी तौर पर मीडिया में आज़ादी के कायल नहीं है। यानी हामिद मीर ने कभी आपको शो में कॉल नहीं की कि औरिया साहब आज मेरे गेस्ट हैं, या कभी कभी कोई मुज़ाकरा हुआ हो किसी मुझे कभी ना हामिद मीर ने कॉल की, ना शादिब खानदान ने कॉल की, ना उससे पहले किसी ने कॉल की। मैं एक आपको बताऊँ, एक समा में, मैं नाम लेकर ख़राब नहीं करना था, समा में एक साहब ने मुझे कॉल बुला लिया, उसके बाद समा के पूरे हेडक्वार्टर से प्रोड्यूसर को भी गालियां दी गई और उसको भी, एंकर को भी। तुम समझते क्या उसको बुलाया तुमने कैसे? मजहबी प्रोग्राम था या नहीं, मजहबी सियासी प्रोग्राम, वो ख्वाब वाला प्रोग्राम तो नहीं? नहीं कोई और, तो कोई और। आजकल पहले हम ये देखते थे कि आप नून लीग या पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते थे तो सोशल मीडिया पर जो उनकी गालम गलोच ब्रिगेड है आपके खिलाफ हो जाती थी। आजकल आप हकायक कुछ बयान कर रहे हैं हैंडसम वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, क्यों इतना खिलाफ हो गए हैं? उन्होंने असल देखें, इमरान खान साहब ने और मरीम नवाज, ये दो को मैं कसूरवार ठहराता हूँ पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की अंदर तबाही का और इस मुल्क के अंदर गाली गलौज के कल्चर का। मरीम नवाज को तो ये चीज़ अपने वालिद से मिली थी कि उनके वालिद ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इसी तरह की बकवास शुरू की थी और इसी तरह का रास्ता निकाला था। उससे पहले ये जो बकवास है, ये गंदगी, ये गलाजत जो है, ये भुट्टो साहब ने शुरू की थी। भुट्टो हर अपने उस मुखालिफ का नाम रखता था, उसको गाली देता था। उसका जो मंजूर नज़र अखबार था नज़ीर नाजी साहब निकालते थे, उन्होंने मौलाना मदूदी की नगमा अदाकारा के सर धड़ के ऊपर मौलाना मदूदी की तस्वीर लगा के मौलाना अनवरा को वो लिखा था। इसी तरह और बहुत सारे हमारे, ये तारिक अजीज हमारे सामने 100 मदूदी 100 मदूदी, पता नहीं इस तरह 100 मदूदी ये जो ये हमारे सामने लगाया कर, भुट्टो की खसलत के आदी थे ना सारे। तो भुट्टो से ये बात शुरू हुई थी और उसके बाद फिर भुट्टो तो चुप हो गया, उसका भुगतना पड़ा बेनज़ीर को, उसके खिलाफ शुरू हो गया। लेकिन पीपल पार्टी संभल गई थी, उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये सियासत नहीं चलती। इमरान खान नहीं समझा और ना समझ सकता है, क्योंकि इमरान खान की जो ट्रेनिंग है ना वो बुनियादी तौर पर हुई है उसकी अपना क्रिकेट मैच की। उस ट्रेनिंग में यही होता है, तेरी उसकी तो तेरी उसकी तो तेरी उसकी तो मेरी उसकी तो गाली गलोच ये वो, उसी तरह चुप के रख वाली बात जो होती है। ऐसे आदमी जो है ना उनके अंदर स्टेबल किस्म की जो है पर्सनैलिटी नहीं बिल्ड, इसीलिए उनको अच्छे लगते हैं सारे मीडिया वाले। यही हाल जो है वो मरीम नवाज का है कि उसने भी एक ख़ास ग्रुप बनाया। तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे 100 गालियाँ देने वाले 102 हो जाएंगे। और नहीं तो औरिया साहब, फिर कसूर अगर पॉलिसीज़ इमरान खान के हैं, क्या आप समझते हैं कि वो एक ये कहा जाता है अदारे के हवाले से कि वो लाए हैं और वही पॉलिसियाँ बना रहे हैं, या इमरान खान बेख्तियार हैं या सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं? आपका तजर्बा क्या है? देखिए, इमरान खान को भी वही लाए थे और जरदारी को भी वही लाए थे, नवाज को भी वही लाए थे, तो बेनज़ीर को भी वही लाए थे। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी वही लाए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आम सा लॉयर था और उसको सिकंदर मिर्ज़ा, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सीनियर पार्टनर होती थी और ये जूनियर पार्टनर होती थी फौज। सिकंदर मिर्ज़ा ने उसको रखा 7 अक्टूबर को अपनी कैबिनेट में। 27 दिन बाद अयूब खान ने जब माशरा लगाया तो उसने भी रख लिया, तो वो उसको डैडी कहा करता था। तो सब देखिए, दुनिया पूरी के अंदर कुछ अदारे जो हैं वो हमेशा एक रोल प्ले करते हैं और रोल हमेशा प्ले करते चले आए हैं। दुनिया पूरी के अंदर कहीं पर भी फेयर इलेक्शन नहीं होते। कहीं अदारे अपना रोल अदा करते हैं तो कहीं कॉर्पोरेट मीडिया
रोल अदा करता है। $6.2 बिलियन अगर ओबामा के पास ना होते तो उसका बाप भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। 4 बिलियन यूरोज जो हैं सरकोजी के पास ना होते, सोच नहीं सकता था इलेक्शन में आने के लिए। ये वो अदारे थे जो उनको पैसे देते थे और उससे उनकी कैंपेन चलाते थे, और वो मीडिया उनके साथ होता था, उनको जितवाता था। वो लेके आते थे, वो अपना काम कराते थे, वो इराक पे हमला करा दें, अफगानिस्तान पे हमला करा दें, वियतनाम तबाह करा दें, कुछ कर वो करते थे। तो ये कोई मसला नहीं कौन लेके आता था, अवाम कभी किसी को नहीं लेके आए। दुनिया के किसी मुल्क में अवाम ने बंदा, मैं शर्त ये कह सकता हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हुए और इंडिपेंडेंट इलेक्शन से अवाम ने वोट नहीं दिया। अवाम को हमेशा ब्रेन वॉश किया गया, उनको ब्रेन पॉइजन किया गया, उनको रियल लीडरशिप से दूर किया गया, और उनको एक अपनी जो टोडी किस्म की और महदूद लीडरशिप, तो उसमें पाकिस्तान में फौज है, हर तक का इदारा होता है। औरिया साहब, एक हमारे यहाँ गांव की कहावत भी मशहूर है कि जरा पिंड दा चौधरी है वो किसी बकरी दे हाथ रख देते बकरी भी खुद नूं शेर समझना शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब को लगता है कि उनमें ये फीलिंग पैदा हो गई है कि मेरा कोई मुतबादल नहीं है, मैं जो मर्जी करता फिरूं, बुजदार को लेकिन शेर का सबको पता है, सबको पता है कि ये बकरी शेर होने लगती है तो ये बकरी को खा जाता है। तो इस शेर से डर के रहना चाहिए, इमरान खान का भी डर के रहना चाहिए, पहले लोगों ने भी डर के रहना चाहिए, और अब तो बहुत डर रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये शेर जो है ये उसी बकरी को खा जाता है खुद ब खुद। तो यानी यही वजह है कि इमरान खान या ये जोम तो नहीं है कि मेरा मुतबादल कोई नहीं है। देखिए मुतबादल कभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब कर रहा था ना तो उस वक्त कोई मुतबादला नहीं था। मौलाना मदूदी का एक फ़िक्रा बड़ा ज़बरदस्त है कि डिक्टेटर इस तरह के हुक्मरान जब हुकूमत कर रहे होते हैं ना तो लोग कहते हैं कि इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो लोग कहते हैं यार इनके साथ मुल्क चल कैसे रहा था। तो यही बात होती है, जैसे वो चले जाते हैं कि तो मुल्क तबाह करने वाला था, अच्छा हो गया बच गए। तो कोई मुतबादल वाली बात नहीं। इमरान खान को मुतबादल क्या है? आज आप मुझे बताइए कि अगर उनकी नवाज शरीफ से लड़ाई ना होती या नवाज शरीफ अपनी हरकतें ना करता उस तरह की, तो इमरान खान सोच सकता था? नहीं। इमरान खान ने बिल्कुल असगर खान की तरह एक अपने कमरे में बैठे हो रहा था और तबसरे कर रहा था। असगर खान से ज़्यादा की औकात ही नहीं थी, बहुत पॉपुलर था असगर खान, आपको सोच नहीं सकते, हमने उसके जुलूस देखे हुए। तो इमरान खान को अंदाज़े नहीं, ये तो उसको नवाज शरीफ उनके लिए बहुत ट्रस्टेड था। नवाज शरीफ के साथ उनकी मसला हुआ, नवाज शरीफ की अपनी हरकतें ऐसी थी तो नवाज शरीफ आगे नहीं। इमरान खान को उन्होंने कहा था भाईजान आप ऐसा करें क्रिकेट की कमेंट्री किया कर। और ये सब जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर आने से पहले ये जो हित्ते की सूरत हाल बनी हुई है सिर्फ एक पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, लास्ट सवाल वो भी इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ से रिलेटेड है। हम ये अक्सर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं जिसमें हमारे टॉप के एंकर हजरात हैं, वो जो अपना थंबनेल बनाते हैं, उनका थंबनेल यहाँ से शुरू होता है इमरान खान का छक्का, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान वो करने जा रहा है। अब ईद के बाद इमरान खान साहब किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद अब तक आपकी नज़र में कौन सा छक्का मारा है? मेरे ख्याल में मुझे इमरान खान की सिर्फ वो तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की अच्छी लगी थी, और मैंने उसके ऊपर कॉलम भी लिखा था और कॉलम पढ़ के भी सुनाया था। मैंने अपना कोई कॉलम नहीं पढ़ कर सुनाया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और वाकई बड़े अरसे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की गैलरीज में कोई आवाज़ अच्छी तरह से गूंजी थी, और एक पॉपुलर आवाज़। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इमरान खान उनका बंदा है, उनका हार्ट थ्रॉब था, उनकी लड़कियों के दिल में रहता था, उसके पीछे शराफिया की लड़कियां घूमती फिरती थी, वो उसको समझती नहीं थी कि ये फंडो हो सकता है। वो जब इस्लाम की बात करता था और करता है तो बड़ी हैरत से लोग देखते हैं, और वो हैरत ही थी जिसने इस्लाम का नाम जो है उसके ज़बान से मुझे अच्छा लगा, और मैंने उसकी तारीफ़ भी की थी। बहुत बड़ा छक्का था उसका। तो औरिया साहब, जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान ये तीनों हों, आपको लगता है कि इनके इर्द गिर्द कादियानी हल्का जो है वो एक्टिव है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत आई है थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया है? नहीं, हर दफ़ा ही था। देखें वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। कादियानी जिस वक्त ज़ियाउल हक़ के ज़माने में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डरा तो भाग गए थे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है ज़ियाउल हक़ का असर मौजूद था, नवाज शरीफ पे भी मौजूद था और बाकी लोगों पे मौजूद था। और पीपल्स पार्टी इतनी खुल के सेकुलर नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी जो थी, जुल्फ़िकार भुट्टो खुद सेकुलर नहीं था। जो 4 जो बुनियादी असूल थे उसके ये थे, इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मैशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये 4 पीपल्स पार्टी के स्लोगन थे। इन चारों स्लोगन में इस्लाम बहुत और जितने काम भुट्टो ने किए हैं इस्लाम के हक़ में, किसी मौलवी, किसी ज़ियाउल हक़ ने नहीं किए। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत उसने कराया, इतना शानदार किस्म का आइन उसने दिया जिसमें टोटल इस्लामी दफ़ात शामिल की, यहाँ तक कि सूद तक हराम करार दिया, उसके अंदर अरबी की तालीम तक लाजमी करार दी इस आइन के अंदर। उसके बाद आगे आए जुमे की छुट्टी उसने की, उसके बाद रेस कोर्स पर उसने पाबंदी लगाई, शराब खाने उसने बंद की, सारा कुछ उसने किया था और तो किसी ने नहीं किया था। तो पीपल पार्टी उस लेगेसी में
थी। अब मुशर्रफ के बाद असल में चीज़ें बदली हैं काफ़ी हद तक। मुशर्रफ के दौर से कादियानियों ने इन होना शुरू किया और मुझे लगता यह है कि मुशर्रफ ने जानबूझ के उस सेकुलर लॉबी को आगे लेके आया और कादियानियों को ज़रूरत से ज़्यादा उसने जो है आगे उसके एक बंदे पे इल्ज़ाम भी लगता था, लेकिन बाद में चेक किया कि वो नहीं है। उसके रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी कादियानी थे, लेकिन वो तारक अजीज हाँ, लेकिन उस पे इल्ज़ाम लगता रहा है। उसके बारे में अक्सर लोग हमें भी कहते थे, लेकिन मैंने खुद जब चेक किया उनसे, तो खुद से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो कादियानी नहीं हूँ। तो वो ये था। लेकिन ये है कि ज़ियाउल हक की बीवी के बारे में भी कहा जाता था कि वो कादियानी फैमिली से है। लेकिन एक इल्ज़ामात हैं, जब कोई एक आदमी आपसे कह दे ना कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको उस पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन कादियानी, क्योंकि वो ना कादियानी था, ना सुन्नी, ना बरेलवी, ना शिया, ना देवबंदी, कुछ भी नहीं था ना, इसलिए उसके ज़माने में कादियानी जो ऐसे दौर उनको अच्छे लगते हैं, ऐसे हुक्मरान भी उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उसको पसंद भी करते थे। उसके बाद फिर जो जरदारी और बेनज़ीर, वो तो वैसे ही उनके साथ थे बहुत ज़्यादा। सलमान तसीर वगैरह भी उनके साथ है, उसका बेटा तो उनको मिलाता जाके। तो ओरियन मुशर्रफ की बात की है, तो अक्सर आपने प्रोग्राम्स में और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आपको कई बार सुना कि हमारी आर्मी कस्टोडियन है। अगर गज़वातुल हिंद के पर्सपेक्टिव में बात की जाए, जब कश्मीर का इशू हुआ, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तकरीर भी की, 40 मिनट की आपकी तकरीर थी, और आपने लास्ट में कहा कि खुरासान और फिर जो हमारी आर्मी है ये कस्टोडियन है, कि ये एटमी असासे कौन इस्तेमाल करेगा, ये उसकी कस्टोडियन है। जब हमारी आर्मी उस मिराज की कस्टोडियन है, तो फिर अदारों में अगर जनरल मुशर्रफ जैसे लोग बैठे हों, तो फिर ये बात जब आप चौकीदार रखते हैं घर में, तो आप क्या समझते हैं? उसको बंदूक आती हो, उसको अपना मतबत गट्ठा तगड़ा हो, चाको चबंद हो, यही करते हैं ना। आप ये नहीं देखते वो कहाँ से आया है, वो पठान है, बलोच है, सिंधी है, महाजर है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है, चौकदार। पाकिस्तान आर्मी की जो एसेट्स हैं ना इस वक्त, ये गज़वा हिंद की एसेट्स हैं। गज़वा हिंद जो होना है वो शुरू होना बैतुल मक़दस से। बैतुल मक़दस से एक खलीफा जो है वो लश्कर रवाना करेगा। वो लश्कर जब यहाँ पहुँचेगा, उस वक्त दुनिया में पूरी जंग बिल्टअप हो चुकी हुई, तो फिर ये आर्मी जो है, इसके एसेट उसके काम आएंगे। ये आपका ईमान है? ईमान नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस है। ये एसेट काम आएंगे, आर्मी की बात नहीं कर रहा। एटमी असासे काम आएंगे, बाकी चीज़ें काम आएंगी, ये ऐसे। और वो पूरी की पूरी 7 लाख फौज काम आएगी। आज अगर ये हिकमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, आज अगर एक ऐसा आदमी हो जो कि दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला और सारा कुछ हो, और वो जाके कहे मैं इंडिया पे चला दूंगा, तो आपके एहसास से अगले दिन जो है दुनिया पूरी आके ले जाएगी। एक वक्त तक उसको महफूज रखना है, उसके लिए बेहतरीन यही है कि ऐसा ही आदमी होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो पॉलिटिकल सूरत हाल, ये जो आजकल तालिबान के हवाले से बयानात की बात हो रही है, आपने प्रोग्राम भी किया, यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया कि इन्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए, कुछ आपके अगेंस्ट भी बोले हैं, आपने जवाब नहीं दिया, आपने देखा भी। हकीकत क्या है इस बयान की? क्या तालिबान को वाकई ये वो तालिबान है, इस बात पर डटे हुए हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मामला है और हम कुछ भी नहीं करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने तालिबान का मौक़िफ़ दिया था। हाँ जी। पाकिस्तान के जिस किसी को भी ख्वाब आता है वो ख्वाब आता रहे। मेरी तालिबान से बराह रास्त बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कश्मीर उनका इंटरनल मसला है या क्या है। और पहली बात है, आप उनको हुक्मरानी आप देते नहीं हैं और बयान आप उनसे लेने शुरू हो जाते हैं। किसको उन्होंने कहा हमने एक एग्रीमेंट किया है अमेरिका को निकालने के लिए कि हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसीलिए जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ है, उसके अगले दिन अलकायदा जितने भी वहाँ थे, उन्होंने अपने मुजल्ले का नाम नवाए अफ़गान जहाद के बजाय नवाए ग़ज़वतुल हिंद कह दिया था। और अलकायदा चूँकि अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए कर रही थी, तो अफ़गानिस्तान सारी इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। अब जहाँ लड़ाई है वहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के दिल में लोगों को मड़ोड़ उठता है कि जी वो जाके लड़ते, क्योंकि तुम पहले लड़ो, वो भी आ जाएंगे। मेरा वादा है कि जितने एंकर्स, जितने जो मुजाहिदीन हैं बड़े बड़े लगे हुए, और ये जो कह रहे हैं कि जी तालिबान लड़े वहाँ जाके, वो वहाँ पर पहुँचे, मैं तालिबान को मैं लेके आऊँगा वहाँ पर। मैं तालिबान को मैं अफगानिस्तान अमेरिका इंडिया की सरहद पे ले आऊँगा, अगर ये जाके सरहद पे जाके लड़ना शुरू हो जाए, बंदूक उठा के चले। कागजी जहादी बैठे हुए यहाँ पर, ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी 4 दिन जहाद। ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को गालियाँ दिया करते थे। ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को खूनी दरिंदे पता नहीं क्या क्या करते। आज सिर्फ नेटवर्क की रेटिंग लेने के लिए कमाल। छोड़ देना, किसी के खिलाफ बात क्या करें।
आपके डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम से काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। आजकल उनके रमज़ान के महीने में तो काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनकी जो पेशन गोइयाँ थी। हमें डॉक्टर साहब का मुतबादल भी आज तक नहीं फिर मिल सका। क्या कहेंगे? मुतबादल होते भी नहीं होते, ये बहुत गलत बात है कि मुतबादल, हर बंदा अपनी जिहत अपने हिसाब से होता है। देखिए मेरी बात सुनें, अगर मौलाना मौदूदी आज से कोई 400 साल पहले पैदा हो जाते तो मौलाना मौदूदी की वो कैफियत वो ना होती, क्या करते हो? ना मॉडर्न साइंस थी, ना मॉडर्न मीडिया आ चुका हुआ था, ना आप कुरान को उस तरह साइंसी तौर पे साबित कर सकते जैसा मौलाना मौदूदी ने किया उस सलात के वाक़यात के साथ, ना मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको आप कंडेम करते। इसी तरह सर सैयद जिस वक्त आए थे तो बहुत सख्त मुतासर थे, वो अपने हिसाब से थे। हर अहद का हर आदमी अपने हिसाब से होता है और अल्लाह तबारक तआला हर अहद के आदमी को उस हिसाब से पैदा करता है। इब्न तैमिया जो हैं वो पीछे चले जाते तब मसला था। इमाम अबू हनीफा अगर आज पैदा होते तो शायद आज कुछ भी ना कर पाते। तो एक मुतबादल नहीं ढूंढा करते, बंदा नया होता है, हर बंदा अपने हिसाब से होता है। डॉक्टर साहब की कंट्रीब्यूशन है जो पूरी ज़िंदगी चलती रही, बड़े कमाल के आदमी थे और उनकी जो पेशगोइयाँ हैं बुनियाद उनकी थोड़ी हैं, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का जब बंदा खवास हो जाता है उसकी बात गलत नहीं होती। इसीलिए वो लोग जो कभी के ज़माने में चूं चूं चाचा करते, जावेद गामदी समेत ये सारी घड़ी हुई हदीसें हैं, और भी डॉक्टर परवेज़ भी, अपना सर सैयद भी यही कहते थे सारी घड़ी हुई हदीसें हैं, ना गज़वा हिंद होना है, ना वहाँ इराक़ की लड़ाई होनी है, ना शाम की लड़ाई होनी है, ये लोगों ने बड़ी, या ना मेहदी ने उठना है। आज वो हदीसें बेशक उसकी ऑथेंटिसिटी जानो या ना जानो, वो हदीसों ने साफ बता दिया ये है मेरे रसूल की बात। पाकिस्तान की जो इंडिया के हवाले से अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी हुआ करती थी, जिसे किसी दौर में ज़िया डॉक्ट्राइन भी कहा जाता था। हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए, जिस तरह आप कहते हैं कि कोई बात हो जाए जी ये हो रही है तो सोचते इसी तरह के, कुछ भी मुल्क में अंदर हो जाए तो कहते हैं कसूरवार जनरल ज़िया था। जनरल ज़िया की पॉलिसी जो डॉक्ट्राइन थी ठीक थी इंडिया के रिलेटेड, और क्या आप समझते हैं कि जब हम इस पॉलिसी से हटे, जो उन्होंने कहा था कि क्रश इंडिया इन 1000 कट्स, वो गलत था, हमने यू टर्न लिया इंडिया के? देखिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कहा जाता है शुरू किसने किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। एटमी धमाका किसने किया? नवाज शरीफ ने। इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन उसका होता है जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान का एटम बम 1984 में ज़िया उल हक ने बनाया था, और सिर्फ ज़िया उल हक का एटम बम है, किसी और का नहीं। मैं किसी और की कंट्रीब्यूशन नहीं समझता, और उसकी एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से बना। वो जब गया था उस वहाँ पर जब क्रिकेट डिप्लोमेसी में, तो उसने साफ जाके कहा था कि हमारे पास है, हम फिर उसको चिड़ियाँ नहीं चहकेंगी अगर तुमने यहाँ हमारे पर कुछ करना। और राजीव गांधी सर से पाँव तक कांप गया था कि ये क्या कह रहा है। और आपको याद होगा कि मुशाहिद हुसैन को बाकायदा कुलदीप नैयर को बुला के बाकायदा कोटा का विजिट कराया गया था कि ये देख लो हमने क्या बना लिया। जिसने बनाया बम उसी का है, ना जिसने चलाया उसका है, ना जिसने आगाज़ किया उसका है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तो क्या कर लिया था 77 तक, उसने कुछ भी नहीं किया था। एटम बम जो है पाकिस्तान का ज़िया उल हक की एग्रेसिव पॉलिसी, इधर भी एग्रेसिव थी अफगानिस्तान में। एटम बम आपने को कदीर खान के दिमाग में चीज़ें तो मौजूद थी, वो चीज़ें तो हर एक के दिमाग में होती हैं। आपके पास सामान कहाँ से आया? आपको पता है कहाँ से आया? आपने इंटरनेशनल मार्केट से खरीदा? कोई राज ज़िया उल हक नहीं, ज़िया उल हक सब तो राज सबको मालूम है। आपको सबको मालूम है कि किस तरह बीसीसीआई क्यों तबाह किया गया। इसलिए तबाह किया कि बीसीसीआई ने अपने अकाउंट्स के जरिए जहाँ से पैसे आने दिए। स्टेट आबद से दुश्मनी किस लिए थी? क्योंकि इसलिए कि उसके वो जो थे मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे जो स्मगल करके लाया जाता, स्मगलिंग से बनाया, जैसे भी बनाया। और दूसरी कंट्रीब्यूशन किसी बंदे की है तो डॉक्टर गुलाम इसाक खान की है, जिसने जो फाइनेंस के ऊपर था उसने एक दिन के लिए भी 1 रुपया जो है इधर से उधर नहीं होने दिया। अरेंज करता था, जहाँ से भी करता था, इस एटम बम को उसने पूरा करवाया। तो ज़िया साहब की फिर पॉलिसी पे यू टर्न क्यों ले लिया गया? खासतौर पर इंडिया की और अफगानिस्तान वाली बात की जाए, वो अगर पॉलिसी रहती तो आज इंडिया इस तरह हमें आंखें ना दिखाए। देखिए पहली बात यह है कि नवाज शरीफ बुनियादी तौर पे एक कारोबारी बाप का बेटा है और कारोबारी ज़िंदगी चाहता है, और कारोबार के लिए उसको बेहतरीन इलाका जब इंडिया मिलता है, और इंडिया के हिसाब से उसके मफादात हैं। आप ज़रा जाके वो ज़ैबिया वाली मिल देखें ना, जाके वो जो वहाँ पर है सुलह ज़ैबिया के साथ जो है, ये जो उसमें एक पाकिस्तानी अलाउड नहीं है। मैं तो खुद जाके देख के, सारे इंडियन वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं जद्दा के अंदर। तो फिर ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाना, फिर बात तो फिर वही आ तो आप इलेक्ट करते हैं ना, मैं क्या करता हूँ? वो तो कहते हैं कि अवाम इलेक्ट नहीं। मैं आपको कहता हूँ बस मसला सारा ये है कि आप एक लीडरशिप बिल्ट हो गई ना। मतलब ये है कि जब ज़िया उल हक को तो नहीं पता था कि इस तरह का निकलेगा, उसके बाद बदला है ना। नवाज शरीफ तो बदला है 1992 के बाद, जब पहली दफ़ा उसको ख़त्म किया गया है। 92 में तो आया है, 97 में जब दोबारा आया ना। 97 से पहले कब बदला? उस वक्त बदला जब गुलाम इसाक से लड़ाई हुई है, तो उस वक्त बदला है। उस वक्त उसने कहा कि मैं ये करूँगा। तो नवाज शरीफ साहब बादशाह आदमी है, अब क्या कह सकते हैं।
अब वापस मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा आएगा, ना वो आएगा, ना जरदारी लगता है। आपने एक प्रोग्राम पे बात की थी कोई F-16 के हवाले से, ये कश्मीर के इशू के दिनों की बात है कि आपने कहा था कि जनरल ज़िया की एक पॉलिसी थी कि बांग्लादेश को भी उन्होंने मजबूत किया था कि इंडिया दो दुश्मनों के दरमियान रहेगा तो ये कंट्रोल में रहेगा। ये बात थोड़ा बिल्कुल सही बात है। उस वक़्त हमारे तल्लुकात भी ठीक थे, हमारे साथ वहाँ आना-जाना भी था। हालत ये थी कि इंडिया जब वहाँ हारा था क्रिकेट मैच कलकत्ता के अंदर, आप अंदाज़ा करें कि 70 बैल ज़िबा किए गए थे इंडिया की हार के ऊपर, वहाँ पर। और प्रोफेसर गुलाम आज़म जैसे, अब तो हमने तबाह कर दिया ना, अब तो हमने बंगालियों को, इस ख़ास तौर पे जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, हमने उनको फांसी पे चढ़ने दिया, हमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, आवाज़ तक बुलंद नहीं की। तो ज़ियाउल्लाह की पॉलिसी ठीक थी, पर एटम बम रखने वाली ताकत जो है वो अग्रेसिव ना हो तो दुनिया में कौन अग्रेसिव होगा? छोटे-छोटे मुल्क, नेपाल जैसे मुल्क अग्रेसिव हो जाते हैं। श्रीलंका ने इंडिया के साथ जंग लड़ी है, कितनी ज़बरदस्त जंग लड़ी, उठा के बाहर मारा उसने तमिलनाडु के सपोर्टर्स को, मगर तुम्हारी ऐसी की तैसी। मुल्ला मोहम्मद उमर से कभी बात हुई हो? नहीं, मुलायम तो खैर मेरे साथ बहुत, वहाँ पर जब मैं 1988 में असिस्टेंट कमिश्नर चमन था, तो उस ज़माने में वो वहाँ आते रहते थे, एक मदरसे में पढ़ाते भी थे। मेरे सामने ही ये सब कुछ बना 1994 कोई में। आपको ये पूरी तरह शख्सियत लगी मुल्ला मोहम्मद उमर, बिल्कुल ईमान सादा तकवा? आदमी, हाँ, दीन, तकवा, ईमान, फ़िरासत, सब कुछ। देखिए मसला समझ होता है कि हम जिस तरह की चीज़ें तसव्वुर करते हैं ना मुसलमान, इस्लाम उस तरह की बात नहीं करता। इस्लाम मोमिन की फ़िरासत ये नहीं बताता कि वो बहुत क्लेवर, चालबाज़ और ये वो समझता है कि दीन की समझ क्या है, और क्योंकि वो दीन जो है ना वो रसूल सल्लम की हदीस और कुरान से वो मुस्तार लेता है, उसका चलना फिरना उठना बैठना वहीं से होता है। तो मुल्ला उमर को दीन पे ऊपर पूरा पूर था, और उसको पता था कि क्या सूरत हाल है, और सबसे बड़ा कि जहाद के सदबे सरचार था, इसीलिए अल्लाह ने उनको फ़िरासत अता की। और वो 5 साल वो हैं कि गुज़िश्ता 1000 साल की अफ़गान तारीख़ में सबसे पुरअमन दौर था। तो फिर प्रोपेगेंडा उनके हवाले से फिर गलत है जो तो प्रोपेगेंडा तो आप, मैंने तो कुछ उनके रिलेटेड प्रोपेगेंडा तो मेरे बारे में भी ऐसे ही है। दुनिया पूरी समझती है कि मैं एक बहुत ज़ालिम जल्लाद किस्म का आदमी हूँ। क्योंकि मैं जब अपने दोस्तों से मैंने कुछ पढ़ा है मुल्ला उमर के हवाले से ना, मैं कर्नल इमाम से भी मैं मिला हुआ हूँ, तब मैंने नया यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुआ था 2008 में। तो मुझे एक शख्सियत पूरी इसरार सी लगी, लेकिन जब मैंने ये अफ़गान पीस डील हुई, आपका कालम पढ़ा, आपने कुछ माजी का हवाला भी दिया, कुरानी आयात का भी हवाला दिया कि तुम ही कामयाब हो गए, तो मैंने कहा आपसे ये लाजमी पूछना है कि यार कुछ हमारी नौजवान नस्ल को इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए कर्नल इमाम भी मुल्ला उमर को पुरस्कार शख्सियत कभी भी नहीं कहता था। वो ईमान फ़रोज़ मुजाहिद कहते थे कर्नल इमाम जो है, ये जब आए हैं मुल्ला उमर के पास ना, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आए हैं 95 की दरमियान में। उस वक़्त तालिबान अपनी हुकूमत कायम कर चुके हुए थे, और ये सबसे बड़ा झूठ है कि तालिबान को ISI या किसी और ने बनाया। जिस वक़्त ये तालिबान बने हैं सितंबर के अंदर, 6 या 7 सितंबर ने लिखा, मुझे याद नहीं, 49 लोग थे, और स्पिन बुल्दक में ये सारे का सारा जो था ऑपरेशन किया था उन्होंने। स्पिन बुल्दक अफ़गानिस्तान में चमन बॉर्डर के ऊपर एक जगह है जहाँ पर किस ज़माने में इस्मतुल्लाह मुस्लिम का डेरा होता था, और उसने कंटेनर रखे हुए थे और करारगा नाम दिया था उसने। वहाँ अगवा करता था, अगवा बड़े तावान लेता था चमन वालों से, क्योंकि चमन वाले बहुत अमीर लोग हैं, सारे स्मगलिंग करते हैं। तो उस जगह पर एक डेरा था बहुत बड़ा, आके उन्होंने बनाया हुआ था मुख्तलिफ लोगों ने, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका सरबराह। तो वो हर ट्रक से पैसे लेते थे। तो तालिबान ने एक ट्रक के अंदर अपने 49 में से 43 मुजाहिदीन को डाला, और ऊपर डाला तरपाल। तो उन्होंने कहा जी क्या है, उसने कहा जी इसके अंदर फ्रिजें हैं। उसने कितनी फ्रिजें हैं, उसने कहा 45 फ्रिजें हैं। तो उनके 45 का पैसा जो उन्होंने दिया, जो रिश्वत देनी होती थी, और उन्होंने ट्रक को बुल्दक के अंदर आने दिया। जैसे ही बुल्दक के अंदर पहुंचे, उन्होंने बंदूकें निकाल ली और बुल्दक फतह कर लिया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कंधार मैसेज भेजा था और कहा था कि हम आ रहे हैं, और कंधार पहुँचने से पहले पहले कंधार की फ़ौज जो थी वो सरेंडर कर चुकी हुई थी। और वहाँ पर मुल्ला उमर ने कहा था कि मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिले थे, और उन्होंने कहा था कि जाओ इनके खिलाफ जहाद का ऐलान करो, जिन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान का अमन बर्बाद किया, ये जहादी तंजीम है। तो एक जुब्बा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर वैसे करने वाला, उस जुब्बे के ऊपर बैत ली थी मुल्ला मोहम्मद उमर ने तमाम लोगों से। कहा जाता है वो 2 दफ़ा जुब्बा निकला, फिर मज़ार शरीफ के वो जो नहीं, मुझे एक दफ़ा का पता है जब मुल्ला उमर ने बैत ली थी। हाँ, मुल्ला उमर बैत वही उसी वक्त। तो वो लोग जब्बा तो कंधार में है ना, मज़ार शरीफ में तो नहीं है। तो वहीं पर बैत हुई थी, और उस बैत के बाद फिर चल पड़े थे। ये जब काबुल के करीब पहुँच गए हैं ना, तो तब ये अपना क्या नाम है कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा साहब ये वहाँ पहुँचे। उस वक़्त तक जितनी भी सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी वो मैंने अटेंड की हुई हैं, बड़ी-बड़ी। ये ISI का चीफ़, ये है फलाना चीफ़, ये सारे कहते ये तालिबान कौन है?
ये किधर से आ गई यार, ये किधर है, कौन है, कोई जानता है? तो मैं चूंकि जानता था मुल्ला उमर को, उन लोगों को, तो मैं सबसे बड़ा मुखबर बन गया था कि हाँ उसको पता है यार। तो फिर जिस वक्त वो उन्होंने जब तालिबान एस्टेब्लिश हो गए, फिर पाकिस्तान ने वफद वफद भेज के उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर उसामा बिन लादेन वहाँ चूंकि पहुंच गया था, और उसामा बिन लादेन को जो लोग छोड़ के आए थे, मैं उनका नाम लेना चाहता, तो वो उनके साथ सबके साथ आपके दोस्त ने तो इंटरव्यू भी किया हुआ है ना उसामा बिन लादेन का। हाँ वो तो खैर उसका इंटरव्यू जो है तो उसने की, उसको खैर छोड़ो इस बात को। उसामा बिन लादेन जो था, इसको इस बाकायदा रखा, ये बैत नहीं करता था। फिर मुल्ला उमर ने कहा था जब तक तुम बैत नहीं करे तुम कार्रवाई नहीं करते, फिर इससे बैत की थी बेकायदा। तो मैं तो फिर उसके बाद सारे सऊदी अरब ने भी मान लिया, यूएई ने भी मान लिया, फिर तो ठीक, फिर सारे ऑन करने लगे नहीं हमारे बच्चे हैं। फिर तो नसीरुल्लाह बाबर ने भी कहा हमारे बच्चे, नसीरुल्लाह बाबर को जानते तक नहीं थे तालिबान ये कौन चीज़ है, किस बला का नाम है नसीरुल्लाह बाबर। तो बहरहाल अब जो मर्जी कहे, इतना मुझे पता है कि भाई सादगी से उनका आगाज़ हुआ था, और वहीं से उन्होंने चल के उन्होंने सिर्फ महीने डेढ़ महीने के अंदर हमारे होम सेक्रेटरी होते थे अजीज़ लूनी साहब, तो उनके पास ये मीटिंग थी, सारे हेड जमा थे जिस वक्त पहली दफ़ा उन्होंने कंधार फतह किया। तो ISIB और MIB और IBB ऐसा किसी को पता जा रहा तालिबान कौन है? तो वो पूछते नाम किसने रखवाया इनका तालिबान? इतना नहीं पता था पाकिस्तान को जब उन्होंने कंधार से निकल के काबुल तक चढ़ पड़े थे। एक ख्वाब का जिक्र किया था, वो क्या था? एक नहीं, ख्वाब का तो कोई जिक्र नहीं। जनरल महमूद से मैंने इंटरव्यू भी लिया, 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर, और ख़ासतौर जनरल महमूद से पूछना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है वही मौजूद थे। तो वो उन्होंने जनरल महमूद हैं, उसके बाद रियाज वज़ीर हैं और बहुत सारे लोग हैं, रुस्तम बहुत शाह सारे। मोहम्मद भी एक जब दफा ये मुशर्रफ ने भेजा ना मुशर्रफ ने जी मैं वही बात कर रहा हूँ। हुआ ये था कि जनरल महमूद ज़रा हिसाब बताता हूँ, आगे की बात जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा इस तरह की, देखिए जनरल महमूद जिस वक्त अमेरिका में थे, तो अमेरिका में उनको भेजा गया था कि आप जाके थोड़ी सी हमारी इमदाद लेके आएँ, क्योंकि अब्दुल सत्तार वज़ीर ख़ारिजा फेल हो गया था, नेशनल लेवल पे फेल हो गया, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी वहाँ पर। तो ये जॉर्ज टैनेंट सबसे बड़ा लंबा अरसे तक वो रहा है वहाँ पर ISI का सरबराह, CIA का सरबराह। तो जनरल महमूद उनसे मिले तो उसने ना कर दिया, उसने कहा भाईजान मज़े करो, हमारी आपकी ज़रूरत नहीं, हमें आप दोस्त हैं। तो कहते हैं कि मैं वहीं पर वाशिंगटन में ठहरा हुआ था, तो अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो वाशिंगटन के जो हैं सफ़ीर, उन्होंने कहा कुछ पाकिस्तानी आपके साथ मुलाकातें करना चाहते हैं, तो आप 2-1 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं अपना दौरा। तो मेरी बीवी भी साथ थी, मैं उनकी मिसेस से भी मिला हूँ, तो सारा ऑर्डील बताती हैं, तो ये बताते हैं। तो कहते हैं कि हमने वहाँ पर जब वहाँ पहुँचे हैं तो 2 दिन मैं रुका, तो अगले दिन न्यूयॉर्क 9/11 हो गया। ये 7 सितंबर को, 8 को वहाँ रुके, तो 9 को 9/11 हो गया, तो सारा काम स्टैंड स्टिल हो गया। तो फिर कहते हैं मैं अफसोस के लिए गया जॉर्ज टैनेंट के पास कि मैं बात करूँ, मैंने टाइम लिया, मैंने कहा तो जॉर्ज टैनेंट जिससे तुमसे मिला है नॉन रिकॉर्ड, तो इतना लंबा कद का आदमी, कहते मुझे हैरानी हुई कि हिचकियाँ मार मार के रो रहा था, और उसके आंसू मेरे कंधे पर महसूस कर रहा था, और वो कशकोल जो मैं लेके गया था वो कशकोल मेरे सामने वापस आ गया था। और ये मुशर्रफ झूठ बोलता है कि कहते उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया था कि हम पत्थर के दौर में, झूठ बोलता है। अमेरिका तो ये कहते थे हम चाहते क्या है हमें इस बेइज्जती से निकालें, क्योंकि जो इवेंट है 9/11 का CIA से भी अब प्लान हुआ है, यानी CIA की हेडक्वार्टर्स को भी शायद पता नहीं जिस तरह की सूरत हाल हुई। आप तो देखें ना, जो सबसे बड़ा डिविंडी प्रोफेसर था जिसने निकाला था इसका CIA के 9/11 का, वो मैं कॉलम पे इस्तेमाल लिखा था, उसको फिर उन्होंने कत्ल कर दिया था। उसने कहा था बेसिकली हुआ ये है कि ये चारों प्लेन्स जो हैं, इन प्लेन्स के अंदर उन्होंने एक छोटे से कैप्सूल्स थे, उन कैप्सूल्स के अंदर उन्होंने पॉइजनस गैस रख दी थी। उस पॉइजनस गैस को जैसे ही वो जहाज़ उड़ा है, उस जहाज़ को उड़ने के साथ ही वो पॉइजनस गैस के कैप्सूल फाड़े गए हैं, और विद इन 1 मिनट एवरीबॉडी वाज डेड। तो वो जो पूरा जहाज था वो 400 बंदों का, वो एक कॉफन बन गया था 400 बंदों का, और पायलट ऑटो पायलट पे चला गया था, वो नीचे से कंट्रोल हो रहा था उस ऑटो पायलट जो था उसका। और क्योंकि न्यूयॉर्क का शहर जैसा है कि उसके अंदर अगर आप जाएं तो उसमें अंदर इस तरह आप चला ही नहीं सकते जहाज, क्योंकि 60 8 70 मंजिला बिल्डिंग है, 90 मंजिला बिल्डिंग है, आप नहीं चलाते, कोई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, आदमी का हाथ कांप जाता है। तो सिर्फ ऑटो पायलट जो है उसको लेके गया था, और वो उसने मारा था। और वो उसके बाद उसने कहा कि ये कॉल्स की भी पूरी तफसील दी थी कि 10,000 फुट के ऊपर कॉल्स हो सकती है, कॉल्स कैसे हैं। तो वो बुनियादी तौर पर उनके भी, तो फिर इसको फिर वापस भेजा गया था, ये कहा वहाँ बंद रख दिया, ना इसको वापस भेजा गया। जब वापस जब पहुँचा तो उस वक्त नेगोशिएशन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई हुई थी। ये काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान के भी 2-1 उलमा थे, 1-2 जर्नैल थे, ये सारा कुछ करा चुके हुए थे। तो आखिरी जो मुलाकात हुई है तो उसमें मुल्ला उमर ने से इसने उनको कहा था कि आप मेरी शूरा को जाके काबुल में
जाके एक दफ़ा बता दें आप जो चाहते हैं। तो उस वक़्त तक अटैक हो गया था अमेरिका का। बलूचिस्तान में आजकल फिर शरअंगेज़ी शुरू हो गई है। पाकिस्तान आर्मी के जवानों की शहादतें भी हो रही हैं और अकबर भुगटी वाले वाक़ये के बाद कहा जाता है जी मामलात ख़राब हुए। तो आपका तजुर्बा क्या है? देखिए, मैं मुशर्रफ को बहुत बड़ा ज़िम्मेदार समझता हूँ, उसको उसकी खराबी का पूरे इस वाक़यात का। और उसके अंदर भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी बहुत बुरा रोल रहा है कि वो हमेशा समझते रहे हैं कि एक बंदा जो है अगर लार्जर दैन साइज़ हो गया तो उसको ठीक करो, कट डाउन करो, ये करो, उसके मुकाबले में दूसरे लीडर्स को उठाओ। अकबर बुगटी के साथ जब मामला तय हो गए थे, मुशाहिद हुसैन और शुजात वगैरह चले गए थे, तो इसके तय हुआ था कि अब मुशर्रफ से मुलाकात करेगा। तो वो 40-45 किलोमीटर दूर है अकबर डेरा बुगटी से जो सुई है, तो वहाँ से सोचा था कि जहाज़ आएगा। तो अकबर बुगटी अपने सारे कबीले वालों को कह के बाकायदा वो कबायली सूट वूट पहन के वो सुई पहुँचा है और वहाँ जाके वो बैठा है और उन्होंने जहाज़ नहीं भेजा। तो वो खुद कहा करता था कि अब मेरे पास अपने कबीले में वापस जाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं था कि मैं कर सकूं। और फिर उसके बाद जो सख्त बीती है, सब कुछ हुआ, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जो है तब तरक्की ने बहुत बदल दिया है। मैं जब वहाँ पर था, आप अंदाज़ा करें, मैं यूनाइटेड नेशंस में था पहले जब मैं वहाँ था, तो 1982 में 82 में मैं गया था कोयटा से गवादर, तो मुझे 24 घंटे लगे थे और आज वहाँ से 8 घंटे में लोग गवादर पहुँच जाते हैं। आज तुर्बत का शहर जो है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ हो चुका हुआ है। तो अब ये जो हो रहे हैं ना, ये बेसिकली आईडीज़ हैं, ये प्लांटेड किस्म की चीज़ें हैं। ये बलूचिस्तान की ट्रेन ऐसी है कि जिसके अंदर आप प्लांटेड जो हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई हमला नहीं है, हमले का ज़माने गुजर चुके हुए हैं। मुझे एक हाँ, देखिए, सब प्रॉक्सी भी नहीं है। ये तो ज़मीन के अंदर दफन करके भाग जाओ, कोई भी भाग सकता है, कोई भी कर सकता है। जैसे बच्चे जो है घंटी बजा के भाग जाते हैं, वैसे ही होते हैं, वो और कुछ भी नहीं है। आप शुरू में था, शुरू में सिचुएशन थी। देखिए, पहला हुआ है उनका वहाँ पर हुआ है पीर गैब में। पीर गैब में सबसे पहला कत्ल हुआ था पंजाबियों का शिनाख्ती कार्ड देख के, और कोई नहीं बोला था यहाँ पर, सब बलोचों की हिमायत में बोले थे। ठीक, तो वो मैं बीडीए का, चूँकि सेक्रेटरी बीडीए रहा हूँ, तो मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे नीचे काम करते थे, तो उनको मारा गया था और बाकी को बचा लिया गया था। तो इस दफ़ा वहाँ पीर गैब में खुद आने की जरूरत नहीं हुई किसी। पीर गैब में उन्होंने नीचे वो लगाया हुआ था छुपा के। इस दफ़ा दूसरा मंद में हुआ। मंद में हमेशा गाड़ियों पे ऊपर से हमला होता था, अब किसी की जरूरत नहीं, अब नीचे लगाया हुआ है। तो ये भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो सिनेरियो सीपैक के बाद बदलने वाला है ना, वो अमेरिका नहीं है कि जिसको 15 जहाज़ों पे और उस पे ला के यहाँ पर फौज लानी पड़ेगी। ये चीन है। इसने सिंकियांग क्रॉस करना है और पाकिस्तान पहुँच जाना है। मैं कई दफ़ा बलोचों से कहता हूँ कि आप इससे मिलके एक बिल्टअप कर लें। यहाँ तो अब पाकिस्तान के लिए भी, जितना पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होती है, पाकिस्तान के लिए भी अब जान छुड़ाना क्या, पाकिस्तान में माजे से मुकरना मुश्किल हो जाएगा। तो 40 लाख बलोच हैं, 40 लाख बलोच तो लेवा करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं है। हैसियत क्या होती है? जो तानिमन स्क्वायर में 2-2.5 लाख बंदा जो बुलडोजरों से मार देते हैं। तो एक बात है कि इंटरनेशनल रियलिटी को समझना चाहिए। वियतनामियों ने लड़ा के आकर अमेरिका के साथ सुलह करके बैठे हुए हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है, फिर इंडिया के थ्रू चाहते हैं कि चाइना को ना आने दे। देखिए, एक बात सुने, अगर सीपैक की रोड के ऊपर एक दफ़ा सड़क पे लोग चलना शुरू हो गए, 68 मुल्क शामिल है उसके अंदर, तो फिर नहर सुएज की तरह इसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, फिर बॉस्फोरस की तरह इसको बंद नहीं कर सकेगा। वो चाहते हैं इसके ट्रक चलने से पहले हम जो रोक सकते हैं रोक लें। और मुझे लगता है कि इंडिया शायद हमला कर दे इसको रोकने के लिए। यही एक रास्ता रह गया है वेस्ट के पास, चाइना की इन्वेस्टमेंट को रोकने। तो इंडिया को कौन यही कीड़ा तंग कर रहा है फिर? इंडिया खुद लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मसला ज़रा यह है कि इंडिया के अंदर मोदी एक कैफियत ऐसी पैदा कर ली है कि वो समझता यह है कि हर बंदा जो है वो विष्णु का अवतार है और हर बंदा जाके पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। इंडिया तो इस वक्त सबसे ज़्यादा, जैसे कहता है, वल्नरेबल मुल्क है जिसको लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए। जिस मुल्क के अंदर 22 करोड़ बल्कि 25 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ वर्क कर रहे हों, इंडिया के ख़िलाफ़ हो चुके हों, जिस मुल्क का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जिनमें से आधा कश्मीर में हो और आधा जो है पंजाब के अंदर हो और दोनों जगह आज़ादी की तहरीकें चल रही हों, आप मुझे बताएं उस बॉर्डर के अंदर अमन से फ़ौज मूव कैसे कर सकते हैं? इंडिया को तो इस वक्त जंग सबसे महंगी है, सोच ही नहीं सकता उसको। ये बस हिंदुत्व वाला जो मामला है, बस वो होता ही है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, स्पाई साहबार स्पाई मोहम्मद बना ली थी ना, तो मौलवी जो है वो होता है ना वर्कर, वो मौलवी की गर्दन पे जाके बैठ जाता है कि हमारा भाई मरवाया था, अब तुम खुद भी मरो। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास भी फिर गजनवी है, शायर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, अब तो एंकर भी हैं माशाल्लाह, वी लॉगर्स भी हैं। ये उर्तगाल गाजी ड्रामे के बहुत चर्चे हैं।
कभी औरिया मकबूल जान भी इसी तरह का कोई ड्रामा लिखेगा, यानी जिस तरह आप तालिबान को 45 हवाला दिया? देखिए, मैंने आज से बहुत पहले एक ड्रामा लिखा था गर्दबात। ठीक। मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है और मेरे 2 पीटीवी अवार्ड्स हैं मेरे पास बेस्ट प्ले राइट के। तो उस ड्रामा था ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर, वो मैंने दोबारा उसको छपा भी था वो ड्रामा, और उसके छापने की एक वजह थी कि मैं समझता था कि वो स्क्रिप्ट मेरा इतना जानदार था कि उसके लिए बहुत बड़े पैराफर्नेलिया की और उसकी इन्वेस्टमेंट की और लोकेल की ज़रूरत थी। तरतगाल जब मैं देख रहा था तो मैं समझता था कि वो ड्रामा इतनी बड़ी कास्ट और इतने बड़े पैसे, इतने बड़ी सरमायाकारी से होता तो वो ड्रामा यकीनन बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता, यानी उसमें कहता करतगाल के बराबर आ जाता। लेकिन मुझे पता है कि उसका बेहतर भी होता, कम टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी, पैसा नहीं था, ठीक। टेक्नोलॉजी थी। बैनर हम बच्चे थे तो बैनर आई थी, हम बच्चे थे तो क्लेयोपेट्रा आई थी, हम बच्चे थे तो टेक्नोलॉजी थी, पैसा नहीं था। पीटीवी के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से वो ड्रामा बनाया गया था। तो अगर कभी सूरत देखें, अर्तगल ने एक बात साबित कर दी है कि आप 30 साल भी इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की मेहनत करें, एक ड्रामा आपके मुंह पे ऐसा थप्पड़ लगाता है कि आपकी सारी की सारी ची बोल जाती है। आप इसे कच्चे वार तो नहीं समझ रहे, जिस तरह के तुर्की को खिलाफत का शौक चढ़ा हुआ है तो बस हमारा ये हिस्सा इस तरह का है तो खिलाफत परवान चढ़ जाएगी, ये कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया है। देखिए, पाकिस्तान की और बल्कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के मुसलमानों की एक तारीख है खिलाफत के हवाले से। जब पूरी दुनिया खिलाफत के हक़ में नहीं बोल रही थी, यहाँ खिलाफत मूवमेंट फैली थी 1920 में, और हमारे जो ज़ेवर औरतों ने दिए थे उस ज़ेवर से टर्की कम से कम 3-4 साल तक अपना बैंक चलाता रहा है। तो हमारा तो पुराना ताल्लुक़ है खिलाफत के साथ। और पीटीवी जो गंद कर रहा है उसके अंदर, जहाँ वो कहता है कहाँ जा रहे हो, हाथ पे जा रहे हो, ये कहता है मैं जंग पे जा रहा हूँ, वो कहता है सुबह कहाँ जाना है, मैं नमाज के बाद निकलूँगा, ये कहते हैं सुबह के वक्त निकलेंगे। तो पीटीवी अभी भी गंद कर रहा है, अभी भी पीटीवी का सेकुलर जो है ना वो गलीस है, गंदा है, झूठा है, मक्कार है, चीट करता है। आप 45 हमने उर्तगाल में देखा है, उसके 5 साथी हैं साथ, तो वो जहाँ जाता है उसे अपने साथियों पर एतबार होता है। आपने तालिबान के 45 का पहले का हवाला दिया है। अगर मुल्ला उमर की शख्सियत पे कोई ड्रामा बने तो औरिया मकबूल जान को ऑफ़र हो के लिखें तो लिखेंगे? मैं यकीन लिखूँ, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं मुल्ला उमर की शख्सियत पे लिखने का, बल्कि मुझसे ज़्यादा वो जो आखिरी जिस खातून ने उस किताब लिखी है, न्यूजीलैंड की जो आई है, जिसने उसका आखिरी दौर, वो बड़ा कमाल है, बिल्कुल एक सूफ़ी के तौर पे, एक वली के तौर पे। तो मुल्ला उमर के तो कॉल लिख के कॉल पर ड्रामा लिखा जा सकता है, मतलब उसका जो आखिरी इंटरव्यू जो है उसके ऊपर पूरा ड्रामा लिखा जा सकता है। जब उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि देखें दो कॉल हैं, एक जॉर्ज बुश ने कहा है हम ज़मीन तुम पे तंग कर देंगे, और एक मेरे अल्लाह का कॉल है कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, देखें किसका कॉल जीतता है। तो आज अल्लाह का कॉल जीत गया, बुश का कॉल हार गया, मुल्ला उमर की बात सच साबित हुई। तो इस पर ड्रामों की सीरियल बन सकती। कोई शायरी सुना दें थोड़ी सी। मैं जिसने हुमैरा चन्ना ने गाई भी हुई है मेरे एक ड्रामे में, तो ये मैं आपको सुना देता हूँ। मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र सारी बीत जाती है, मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र सारी बीत जाती है। वो चेहरा भूल जाता है मगर दिल के दरीचे पर धरी उस शोख की आँखें, गुज़श्ता उम्र के दामन से लिपटी लम्स की मोहरें कुछ ऐसे सख्त होती हैं कि उनको बेमुरव्वत मौसमों की बारिशें भी धो नहीं पाती। वो सरगोशी के लम्हे गूंजते रहते हैं कानों में, किसी के इश्क में डूबी हुई रातों की बेख्वाबी, किसी की याद में उलझी हुई बेचैनियों में ख्वाब के झोंके, ये सब सामान हैरत साथ रहता है। वो वक्फे इंतज़ारे यार की लंबी मुसाफत साथ चलती है। वो ढलती उम्र की बढ़ती हुई हर मंजर बेकैफ एक ऐसी क़यामत है कि जूं जूं उम्र बढ़ती है गुज़श्ता ज़िंदगी के सब बरक आँखों की दहलीज़ों पे आकर बैठ जाते हैं। उन्हें कितना मनाओ, उनसे आँखें फेर लो, फिर भी किसी बच्चे की सूरत बस इसी दहलीज से लिपटे हुए आँखों के रस्ते रोज़ने दिल में उतरते हैं, जहाँ पर वक्त की मिट्टी के पर्दे में छुपे कुछ ज़ख्म अब भी बोल उठते हैं। भुलाने से, मनाने से, छुपाने से न उनका दर्द घटता है न उनको चैन आता है। मनाने भूलने की इस कशाकश में ये उम्र बेमुरव्वत बीत जाती है। मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र सारी बीत जाती है। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला औरिया साहब के पास हम आते जाते रहेंगे और शेर व शायरी के हवाले से भी बातचीत होती रहेगी। थोड़ी सी पॉलिटिकल सूरत हाल इस तरह की बनी थी, ज़्यादा हमारी गुफ्तगू का मौजू वही रहा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि वो
अब कॉलम तो लिखते रहते हैं, उनके व्लॉग्स भी हैं, लेकिन कोई अच्छा सा इस कौम को ड्रामा दे दें जो एक रेफरेंस बन जाए और हमारा कल्चर जो है वो भी दुनिया के सामने एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर उभर कर सामने आए। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।